आज हम बात करें रिपगेंसी की। बेसिकली रिपगेंसी जो है वो ये एक डॉक्ट्राइन है और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ये पर्टिकुलर आर्टिकल 254 में डिफाइन है इसका रेमेडियल स्पेसिफिकेशंस और पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन से रिलेटेड डिटेल। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बेसिकली रिपगेंसी होता क्या है। रिपगेंसी जब हम इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्टैट्यूट्स में यूज़ करते हैं तो एक सिचुएशन है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव प्रोविजंस जो डिफ़ाइन हैं, डिफरेंट स्टैट्यूट्स जो डिफ़ाइन हैं, वो इनकन्सिस्टेंट या कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेट्स में हैं और उनमें इनकम्पैटिबिलिटी जनरेट हो रहा है। तो हमने कहा कि बेसिकली ऐसी सिचुएशन में ये दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों को ओबे करना डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं रिपगेंसी स्टेट में है। हम इस कॉन्टेक्स्ट में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो बेसिकली आर्टिकल 254 इससे रिलेटेड है, जो डील करता है विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लॉज इन द करेंट लिस्ट, एस्टैब्लिशिंग दैट द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स। हमने कहा बेसिकली हम यहाँ पर ये बात करें कि बेसिकली हमें ये मालूम है कि हमारे पास स्टेट लिस्ट्स गिवन हैं, हम सेंट्रल लिस्ट गिवन है और कुछ केसेस में मतलब हमारे पास करेंट लिस्ट गिवन है। तो स्टेट्स भी लॉ बनाती हैं, सेंट्रल भी लॉ बनाते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों स्पेसिफिकेशंस लॉ क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर ऐसी सिचुएशन कॉन्करेंट मेनली ये सिचुएशन कॉन्करेंट लिस्ट के साथ में आती है तो उस केस में ये स्टेट लॉज जो हैं अगर इस स्टेट में आते हैं, स्टेट लॉज और सेंट्रल लॉज, तो बेसिकली सेंट्रल लॉ कैसे प्रिवेल करेंगे, वो सिचुएशन क्या है, किस तरह से हम दोनों में हार्मनी क्रिएट करेंगे, बेसिकली ये लॉ से डॉक्ट्राइन उससे रिलेटेड है। हमने कहा द डॉक्ट्राइन ऑफ रिपगेंसी आर्टिकल 254, द डॉक्ट्राइन ऑफ रिपगेंसी इज यूज्ड टू डिटरमाइन इफ ए स्टेट लॉ इज वॉइड बिकॉज इट कन्फ्लिक्ट्स विद द सेंट्रल लॉ। हम यहाँ पर दो डिफरेंट क्लॉजेस की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 254(1) की बात करें, आर्टिकल 254(2) की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 254 क्लॉज 1 क्लॉज 2 हमने कहा बेसिकली इफ एनी प्रोविजन ऑफ ए स्टैट्यूट लॉ इज repugnant to a central law which parliament is competent to enact on a subject in the concurrent list, the central law prevails and the state law is void to the extent ऑफ दैट इनकन्सिस्टेंसी। हम यहाँ पर सेंट्रल लॉ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और स्टेट लॉ को उस एक्सटेंट तक जहाँ पर इनकन्सिस्टेंसी है वो उस पर्टिकुलर स्टेट तक हम उसको वर्ड स्पेसिफाई करें, क्लॉज 1 एज पर द क्लॉज 1। क्लॉज 2 की जब हम बात करें, स्टेट लॉ दैट इज अदरवाइज रिप्यूटेंट में स्टिल प्रिवेल इफ इट वॉज रिजर्व्ड for and receive the assent of President of India. However, Parliament can still enact a subsequent law to amend or repeal that state law. हमने कहा नेक्स्ट यहाँ पर रिपगेंसी की स्पेसिफिकेशंस को देखने के लिए हम बेसिकली इसमें जो दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, जो कोर्ट ने बेसिकली इसमें टेस्ट डिटरमाइन किया था रिपगेंसी स्टेट को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए क्या क्या पर्टिकुलर कंडीशंस चेक की गई हैं, वो स्पेसिफिकेशंस हम यहाँ देख रहे हैं। वेयर देयर इज़ ए डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू प्रोविजंस, दो डिफरेंट प्रोविजंस में डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट से स्टेट को चेक कर रहे हैं। दूसरा हम चेक करें विद द पार्लियामेंट इंटेंट टू ऑक्यूपाई द एंटायर फील्ड लीविंग नो रूम फॉर स्टेट लेजिस्लेशन। पूरा स्पेसिफिकेशन सेंट्रल जो लेजिस्लेशन डिफाइन है वो पर्टिकुलर फील्ड स्पेसिफिकेशन कितना है दोनों का, वो स्पेसिफिकेशंस भी हम देखेंगे किस फील्ड में दोनों रेफरेंस दिए गए हैं। नेक्स्ट इज वेदर द स्टेट लॉ इज़ इम्पॉसिबल टू पे विदाउट डिसोबेइंग द सेंट्रल लॉ। ये सिचुएशन है, हम इसमें देखेंगे कि अगर ये सिचुएशन है तो ये बेसिकली ये हमारा रिपगेंसी स्टेट में है। नेक्स्ट हम यहाँ पर टाइप ऑफ रिपगेंसी की बात करें। टाइप ऑफ रिपगेंसी की जब हम स्पेसिफाई करेंगे, टाइप ऑफ रिपगेंसी में हमने कहा डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट। हम ये बोल रहे हैं कि एक को येस करने पर दूसरे को हम नो करना ही पड़ेगा, ये स्पेसिफिकेशन है। इम्पॉसिबल सिचुएशन है कि दोनों को एक साथ येस करना, तो उस केस में हम यहाँ पर ये डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट है। ऑक्यूपाई फील्ड की बात करें, द सेंट्रल लॉ इज़ एग्जॉस्टिव एंड इंटेंट टू कवर द एंटायर सब्जेक्ट एरिया। Central law is exhaustive and intend to cover the entire subject area. Any state law on the subject matter is considered inconsistent.
ये सिचुएशन हो जाती है ऑक्यूपाइड फील्ड। हम यहाँ पर फील्ड स्पेसिफिकेशंस को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इंटेंडेड ऑक्यूपेशंस। इवन इफ द नो डायरेक्ट collision exists, the intention to fully cover the field implies that any further state legislation is reputed. अब ऐसे सिचुएशन है तो बेसिकली हम इसके लिए जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस और रूल्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हमने कहा प्रिजम्पशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। हम यहाँ पर बेसिकली हम ये कहते हैं कि लॉज जो बनाए जाते हैं, हम ये कभी किसी केस में भी ये नहीं बोल सकते कि लॉ हमारा वैलिड नहीं है, हम लॉ को वॉइड नहीं डिक्लेयर करते। हमारा कोर्ट जो है वो कोर्ट हमेशा ये एज्यूम करते हैं कि लॉ जो है वो वैलिड है, बस उसको इंटरप्रिटेशन जो है वो इंटरप्रिटेशन इस पर्पस से किया जाता है कि उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया जाता है। हमने कहा तो ऐसा कोशिश कैसे किया जाता है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर हम उसको हम हार्मोनियस बना सकते हैं कि दोनों लॉज के बीच में इस तरह से ऐसा एक सिचुएशन ड्रॉ किया जाए जिसमें दोनों लॉज को एग्जिस्ट किया जा सके। नेक्स्ट इज पिच एंड सब्सटेंसेस का कॉन्सेप्ट स्पेसिफाई करेंगे टू डिटरमाइन इफ द लॉ इज ट्रूली रिप्यूगेंट कोर्ट लुक एट इट्स पिच एंड सब्सटेंसेस। मीन्स हम इसमें देखेंगे ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर्स क्या है रेदर देन जस्ट इट फॉर्म्स वन स्पेसिफिक क्लॉज। हम सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लॉज को ना ध्यान देकर पूरे के पूरे जो नेचर है उसका ट्रू नेचर और करेक्टर है लॉ का उस स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पर हम इसमें वर्किंग स्पेसिफिकेशन उसके बेसिस पर हम देखेंगे। नो एब्सोल्यूट रेपिगेंसी, देयर इज़ नो रेपिगेंसी, देयर इज़ नो रेपिगेंसी if the state law deals with a distinct matter or a different aspect, even if they are closely related, allied nature के हैं, तो भी हम ये बोलेंगे नहीं कि बेसिकली उसमें रेपिगेंसी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट जैसे हमने कहा बेसिकली जब हम इंटरप्रिटेशंस की बात करें तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इनकन्सिस्टेंसीज की रेपिगेंसी मस्ट एग्जिस्ट इन फैक्ट नॉट जस्ट इन पॉसिबिलिटी। हम पॉसिबिलिटी के बेसिस पर रेपिगेंसी को नहीं डिफाइन कर सकते। हमने कहा रेपिगेंसी जो है वो बेसिकली किसके बेसिस पर होना चाहिए, फैक्ट्स पर होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेट स्पेसिफिकेशंस जो हम देख रहे हैं कि वॉइड किस को किया जाए, वॉइड टू एक्सटेंड ऑफ स्टेट लॉ को किस एक्सटेंड तक हम वॉइड करेंगे। ओनली द पार्ट ऑफ द स्टेट लॉ दैट डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट इज वॉइड, नॉट नेसेसरली द एंटायर स्टैट्यूट। हम पूरे के पूरे स्टैट्यूट को कन्फ्लिक्ट नहीं, मतलब पूरा का पूरा स्टैट्यूट किसी भी केस में कन्फ्लिक्ट स्टेट में नहीं होगा। स्पेसिफिकली जो पोर्शन है, जो पर्टिकुलर एरिया है, हम उस स्पेसिफिकेशंस को जो हैं वो कन्फ्लिक्ट स्टेट में है उसको वॉइड स्पेसिफाई कर सकते हैं। Next is repeal. A state law that is repugnant to a central law is considered void to the extent of the inconsistency. हम ये बोल सकते हैं कि एक स्टेट लॉ दैट इज़ repugnant to a central law is considered void to the extent of the inconsistency. बेसिकली ये इंफॉर्मेशन जो मैंने कलेक्ट किया है वो बेसिकली इंडियन लीगल प्रिंसिपल रिगार्डिंग रेपिगेंसी एंड स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन से है। और ये वीडियोस जो मैंने डिफ़ाइन किया है उसका मेन मोटिव जो है वो स्टडी पर्पस के लिए हमने स्पेसिफाई किया है कि बेसिकली जो है रेपिगेंसी होता क्या है और किस तरह से उसके सॉल्यूशन स्पेसिफिकेशंस को डिफ़ाइन किया गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।